डन। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RWA सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है विनीत कुमार और आज फिर हम जो है एम लक्ष्मीकांत बुक पर आधारित पॉलिटी को पढ़ने के लिए एकत्र हुए हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। शिवांगी, शिवम, प्रीति, अंकित जी, जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। आप सभी जानते हैं कि हम पॉलिटी यानी भारत की राजव्यवस्था को पढ़ रहे हैं और एम लक्ष्मीकांत बुक के आधार पर हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं, यानी कि भारत के संविधान का भाग 3 हम पढ़ रहे हैं। कई सारे आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित। आप सभी को गुड इवनिंग अमन जी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 32। ठीक है बच्चों। सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण है, लेकिन आर्टिकल 32 तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते होंगे, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। ठीक है बच्चों। आज हमारी कुल मिलाकर 24वीं क्लास है। गुड इवनिंग रिंका जी, तारिफ खान गुड इवनिंग, अनुराधा गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है बच्चों। 5 बजे वाली क्लास जो है अच्छी लगी कई बच्चों को, उसके लिए थैंक यू। रेगुलरली अटेंड कीजिए बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं, मौलिक अधिकारों को आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 32। जय हिंद जय भारत सभी बच्चों को। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 29 आज हम पढ़ेंगे और आर्टिकल 30 पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हम सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आज पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकारों वाला जो भाग है भारत के संविधान का, यानी भाग 3, उसमें कैटेगराइजेशन किया गया है मौलिक अधिकारों का। तो अनुच्छेद 29 यानी आर्टिकल 29 और अनुच्छेद 30 यानी आर्टिकल 30 जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। शिवम जी मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपका स्वागत है सभी बच्चों का कक्षा में। ठीक है। आर्टिकल 29 क्या कहता है ये देख लेते हैं। ये अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, यानी माइनॉरिटीज के हितों, उनके इंटरेस्ट के संरक्षण की बात करता है। ठीक है बच्चों। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि आर्टिकल 29 क्या कहता है। अभी हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकार। ठीक है बच्चों। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात हो रही है आर्टिकल 29 में भी, आर्टिकल 30 में भी। और दो तरह के अल्पसंख्यकों की बात यहां पर हो रही है, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक। कपिल कुमार जी आप रेगुलर आते हैं क्लास में, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बच्चों। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात हो रही है आर्टिकल 29 में, और अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात हो रही है जिसके अंतर्गत उनको शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और उसका प्रशासन चलाने का अधिकार है। ठीक है बच्चों। और अल्पसंख्यक दो तरह के मैंने बताया अभी आपको, धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, और भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है बच्चों। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपने लिया। आर्टिकल 29 करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, क्लियर है। और यहां पे आर्टिकल 30 में बात की गई है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जय श्री कृष्ण बच्चों आप सभी को।
इसके साथ बेसिक इंट्रोडक्शन हमने ले लिया आर्टिकल 29 का, आर्टिकल 30 का। दोनों अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। और ये दोनों ही आर्टिकल जो है वो मिलकर बनाते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की श्रेणी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम डिटेल में देखते हैं कि आर्टिकल 29 क्या कहता है और आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29, ठीक है बच्चों, किस मौलिक अधिकार की बात करता है, किसके मौलिक अधिकार की बात करता है, ये हम लोग देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात इसमें हो रही है। ये बात हम अभी अभी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं क्या कहता है आर्टिकल। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में भारत के नागरिकों का कोई समूह रहता है तो उसको अधिकार है कि वो अपनी जो विशेष भाषा है, विशेष लिपि है और विशेष संस्कृति है तो उसको संरक्षित करने का मौलिक अधिकार है। उस समूह को, भारत के नागरिकों के उस समूह को, एनी सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जो भारत के किसी भी क्षेत्र में रहते हो, ठीक है बच्चों, उनको अधिकार है कि वो अपनी विशिष्ट भाषा, विशिष्ट लिपि और विशिष्ट संस्कृति को संरक्षित करें। ये उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है बच्चों, और ये फंडामेंटल राइट जो है किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया गया है बल्कि ग्रुप के लेवल पे दिया गया है, कलेक्टिवली दिया गया है। ठीक है बच्चों, कलेक्टिवली दिया गया है। संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं वो है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, यानी भारत के नागरिकों का कोई भी समूह जो भारत के किसी भी भाग में रहता हो उसको अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करे। ये उसका मौलिक अधिकार है, यानी नागरिकों के एक भाग का, यानी कुछ नागरिकों के समूह का, कलेक्टिवली ये दिया गया है फंडामेंटल राइट। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअली नहीं, कलेक्टिव राइट की बात यहां पे हो रही है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण यहां पे ये है कि यहां सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात नहीं हो रही है। यहां पे माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं है, यहां पे जिस शब्द का इस्तेमाल है वो है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। उसमें अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे और उसमें बहुसंख्यक भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात जो आर्टिकल 29 में कही गई है वो एक इंडिविजुअल राइट है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत स्तर पे दिया गया अधिकार है। ठीक है बच्चों, इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पर? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और निर्जाति यानी रेस के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात आपको? किसी भी व्यक्ति के साथ शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में धर्म, भाषा, जाति और रेस यानी निर्जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जो अधिकार है ये दिया गया है इंडिविजुअली, इंडिविजुअल लेवल पे। और ये जो अधिकार है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, ये दिया गया है कलेक्टिवली, कलेक्टिवली। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 29 के अंतर्गत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये एक आम धारणा है, ये एक आम धारणा है। लेकिन यहां पे उच्चतम न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस अधिकार का दायरा जो है वो सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये बात क्यों बोली गई? क्योंकि
आर्टिकल 29 में जिस टर्म का यूज हुआ है वो है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है बच्चों, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। और एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स में तो अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे और बहुसंख्यक भी आ जाएंगे। यही बात सुप्रीम कोर्ट यहां पे कह रहा है कि ये जो अधिकार है जिसकी बात हमने यहां की कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, ठीक है बच्चों, इस अधिकार का दायरा सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत तो भारत के नागरिकों का कोई भी भाग आ जाएगा जिसमें अल्पसंख्यक भी आ जाएंगे और बहुसंख्यक भी आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों ये बात? इंडिविजुअल को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर यानी एक एक व्यक्ति को दिया गया है। यह अधिकार व्यक्तिगत स्तर पर दिया गया है और यह अधिकार जो है सामूहिक रूप से दिया गया है। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है वो है भारत के संविधान को व्याख्यायित करने की भूमिका। जहां भी संविधान के किसी शब्द, अनुच्छेद, प्रावधान को लेकर कोई कंफ्यूजन होता है, कोई प्रश्न होता है, तो उसको क्लियर करता है सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या के माध्यम से। तो जब संविधान के सामने आर्टिकल 29 को व्याख्यायित करने का प्रश्न आया, उसको स्पष्टता देने का प्रश्न आया, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस अधिकार का दायरा सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह अधिकार एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स को दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं और बहुसंख्यक भी आते हैं। यानी अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, भारत के किसी भी भाग में रहते हो, उनको अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को कंजर्व करने का, संरक्षित करने का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट प्राप्त है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30, इसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात है बच्चों। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और कैसे अधिकार? शिक्षण संस्थाओं से संबंधित अधिकार, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार, शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनका प्रशासन चलाने का अधिकार। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया है इसमें? सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करने और प्रशासित करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? यहां पे एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स जैसा शब्द यूज नहीं किया गया है, यहां पे क्लियर कट लिखा गया है अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यकों को। ठीक है बच्चों, तो यहां पे माइनॉरिटीज की ही बात हो रही है स्पेसिफिकली, विशेष रूप से। और इन अल्पसंख्यकों में शामिल हैं भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है बच्चों, इसके अलावा 44वां जो संविधान संशोधन था, 44th अमेंडमेंट एक्ट, नाइनटीन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, उसके अंतर्गत आर्टिकल 30 में यह प्रावधान जोड़ा गया था जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यह कहता है कि अल्पसंख्यक संस्थान जो है उनकी संपत्ति का अगर अनिवार्य अधिग्रहण करता है राज्य, तो राज्य के द्वारा जो तय मुआवजा है वो उनके अधिकार का हनन नहीं है, उनके अधिकार का हनन नहीं है। ठीक है बच्चों, यानी राज्य जो है अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों की जमीन का अधिग्रहण कर सकता है और उसके लिए उचित मुआवजा दे सकता है। ठीक है बच्चों, मुआवजा देकर अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति का कंपलसरी एक्विजिशन करना, ये
अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है आर्टिकल 30 के अंतर्गत। क्लियर है बच्चों? ये जो प्रावधान है ये जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, क्योंकि इसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से हटाया गया था और उसको जो है 300A अनुच्छेद 300A के रूप में भारत के संविधान में भाग 12 में रखा गया था। क्लियर है बच्चों? और क्या प्रावधान है आर्टिकल 30 में? वो कहते हैं कि अनुदान देने में, यानी अनुदान देने में राज्य जो है वो अल्पसंख्यक संस्थान के विरुद्ध भेदभाव नहीं करेगा। राज्य शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया करता है, ग्रांट इन एड, ठीक है बच्चों, एजुकेशनल ग्रांट प्रोवाइड किया करता है यूजीसी के माध्यम से। तो आर्टिकल 30 कहता है कि राज्य अनुदान जब वितरित करेगा तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? तो ये सब जो है अधिकार हैं अल्पसंख्यकों के अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने से संबंधित। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? अब और कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं आर्टिकल 30 के बारे में, वो देख लेते हैं। आर्टिकल 30 में और कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 30 जो है वो केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। क्लियर है बच्चों? जैसा कि हमने बात की कि आर्टिकल 29 जो है उसमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वो है नागरिकों के किसी भाग, नागरिकों के किसी भी भाग। ठीक है बच्चों? तो आर्टिकल 29 में जो राइट्स हैं वो तो नागरिकों के किसी भी भाग को प्राप्त हैं। क्लियर है? लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, स्पेसिफिकली, विशेष रूप से। ठीक है बच्चों? और इसमें किस तरह के अल्पसंख्यक शामिल हैं? इसमें जो है भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों शामिल हैं। भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों तरह के अल्पसंख्यक शामिल हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहां यह महत्वपूर्ण बात है समझने की कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्लियर है बच्चों? भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द यानी माइनॉरिटी शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे कि हमने आर्टिकल 17 जब पढ़ा, आर्टिकल 17, तो उसमें हमने कहा था कि अस्पृश्यता जो शब्द है यानी अनटचेबिलिटी जो वर्ड है उसे भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। तो उसी तरह यहां पे देखिए अल्पसंख्यक शब्द को भी भारत के संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। केवल अल्पसंख्यकों की दो कैटेगरी यानी दो श्रेणियां बताई गई हैं, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है बच्चों? इसके अलावा आर्टिकल 30 के अंतर्गत एक और अधिकार है अल्पसंख्यकों को। वो क्या है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपने बच्चों यानी अपने समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देने का अधिकार है। ठीक है बच्चों? यह अधिकार भी जो है सामुदायिक स्तर पर दिया गया है, यानी कि कलेक्टिवली दिया गया है कम्युनिटी को, इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत स्तर पर नहीं दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को, चाहे वो भाषाई अल्पसंख्यक हो या वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, उस समुदाय को अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपने बच्चों को, अपने समुदाय के बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा दे। ये फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटी कम्युनिटी का, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अल्पसंख्यकों की बात हो रही है और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हम देख लेते हैं कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो हैं उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं समझने के लेवल पर। एक तो वे जो राज्य से मान्यता भी प्राप्त करते हैं,
राज्य से मान्यता यानी कि रिकॉग्निशन प्राप्त करते हैं, साथ ही आर्थिक सहायता भी प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो राज्य से मान्यता भी प्राप्त करते हैं और राज्य से आर्थिक सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक दूसरे हो गए जो राज्य से मान्यता तो प्राप्त करते हैं लेकिन आर्थिक सहायता जो है वो प्राप्त नहीं करते। ठीक है बच्चों, और एक तीसरे तरह के शिक्षण संस्थान हुए अल्पसंख्यक, जो राज्य से न तो मान्यता लेते हैं और न ही सहायता प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात आपको? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, उन्हें हमने समझने के स्तर पर 3 भागों में बांटा है। पहला है ऐसे संस्थान जो राज्य से यानी भारत सरकार से, इंडियन स्टेट से रिकॉग्निशन यानी मान्यता भी लेते हैं और आर्थिक सहायता भी लेते हैं। दूसरे वे हैं जो सिर्फ मान्यता लेते हैं, आर्थिक सहायता नहीं लेते हैं। तीसरे वे हैं जो ना मान्यता लेते हैं और न ही आर्थिक सहायता लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इनको कैसे ट्रीट करता है इंडियन स्टेट? इन तीनों के संदर्भ में भारतीय राज्य जो है इंडियन स्टेट, उसकी क्या अधिकारिता है? पहले और दूसरे तरह के जो शिक्षण संस्थान हैं उनके संबंध में राज्य को विनियामक शक्ति प्राप्त है, यानी रेगुलेटरी पावर्स प्राप्त हैं। राज्य जो है इंडियन स्टेट यानी कहें कि भारत सरकार जो है वो इनके प्रशासन को रेगुलेट कर सकती है, विनियमित कर सकती है, कुछ बेसिक पैरामीटर सेट कर सकती है कि इनका पालन तो आपको करना ही होगा। ठीक है बच्चों, यानी राज्य की विनियामक शक्ति रेगुलेटरी पावर के अंतर्गत आते हैं ये वाले और ये वाले, पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी। ठीक है बच्चों, तीसरी कैटेगरी जो है ऐसे शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित जो राज्य से न तो मान्यता लेते हैं और न ही आर्थिक सहायता, तो इनके संबंध में राज्य का हस्तक्षेप जो है वो सीमित है। ठीक है, इनको अपना प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता है, इनको अपना प्रशासन चलाने की स्वतंत्रता है। क्लियर है बच्चों? राज्य को यहां पे रेगुलेटरी पावर्स नहीं है, राज्य की विनियामक शक्तियों का विस्तार इस कैटेगरी के अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर नहीं है। ठीक है बच्चों, ये अपना प्रशासन चलाने को स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन कुछ अन्य कानून हैं जो इन पर भी लागू होते हैं, जैसे कि लेबर लॉज, श्रम कानून, कॉन्ट्रैक्ट लॉज, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कानून, इंडस्ट्रियल लॉज। ठीक है बच्चों, आर्थिक रेगुलेशन किया जा सकता है इनका। ठीक है बच्चों, तो कुछ कानून है देश के जो सामान्य हैं, जैसे कि श्रम कानून, कॉन्ट्रैक्ट कानून, इंडस्ट्रियल लॉज, टैक्स संबंधी लॉज यानी कर संबंधी कानून। ठीक है बच्चों, तो वे लागू होते हैं इन संस्थानों पर भी। अपना प्रशासन से बच्चे मतलब यह है कि किस भाषा में पढ़ाना है, किसको टीचर रखना है, किस मिनिमम क्वालिफिकेशन पे टीचर को रखना है, किस योग्यता के बच्चों को एडमिशन देना है। ठीक है बच्चों, नॉन टीचिंग स्टाफ को कैसे हायर करना है, किन शर्तों पर हायर करना है, उन्हें क्या वेतन देना है, वगैरह वगैरह। मतलब किसी भी शिक्षण संस्थान में 2 तरह के कार्य होते हैं ना, एक शिक्षण कार्य और एक प्रशासनिक कार्य। तो शिक्षण संबंधी और प्रशासनिक संबंधी कार्यों के लिए ये संस्थान जो है वो उसमें राज्य का हस्तक्षेप कम है, काफी सीमित है। ठीक है बच्चों, किसी शिक्षण संस्थान को राज्य से मान्यता प्राप्त करने से क्या लाभ होता है? मान्यता प्राप्त करने से ये होता है कि वो शिक्षण संस्थान से निकल के जब बच्चे मार्केट में जाते हैं जॉब्स की तलाश में, नौकरियों की तलाश में, तो वहां पे क्या देखा जाता है कि आपने किस संस्थान से शिक्षा प्राप्त की है। और अगर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने शिक्षा प्राप्त की है तो आपकी रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
ऐसे संस्थान से शिक्षा प्राप्त करने के मुकाबले जिसको राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है बच्चों, राज्य की मान्यता से प्रामाणिकता मिलती है, स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मानकीकरण होता है, एक क्वालिटी आती है, एकेडमिक एक्सीलेंस आता है, डिसिप्लिन आता है। ठीक है बच्चों, उसकी अपनी वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में काफी डिटेल में बताया कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत एक्चुअल में क्या अधिकार हैं माइनॉरिटीज के, तो उसको देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस, सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस वर्ष 2006। ठीक है बच्चों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अल्पसंख्यक संस्थाओं को क्या क्या अधिकार हैं। तो देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और क्या क्या बातें कही। एक तो कहा कि अपना शासी निकाय चुनने का अधिकार है इनको, यानी गवर्निंग बॉडी इंस्टीट्यूशन को, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे गवर्न किया जाएगा, कौन गवर्न करेगा, कौन सी बॉडी होगी, उसमें कैसे कैसे लोग आएंगे, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। तो अपनी जो गवर्निंग बॉडी है यानी शासी निकाय, उसका चुनाव करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ यानी कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार है। किस योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, यह निश्चित करने का अधिकार है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल उस इंस्टीट्यूशन या उस संस्थान के हित में करने का अधिकार है, यानी अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने हित में करने का अधिकार है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान को। क्लियर है बच्चों? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षण संस्थाओं को कई सारे अधिकार हैं, जैसे अपनी गवर्निंग बॉडी चुनने का अधिकार, टीचिंग और नॉन टीचिंग कर्मचारियों को नियुक्ति का अधिकार, किस योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जाएगा वो निश्चित करने का आधार, और अपनी संपत्ति का प्रयोग करने का आधार, जैसा उनको उचित लगे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 30 के अंतर्गत, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि संविधान अल्पसंख्यकों को कोई विशेष अधिकार दे रहा है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित हो जाए। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 30 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यकों को, मौलिक अधिकार, उनका उद्देश्य केवल इतना है, केवल कितना, कि बहुसंख्यकों के साथ समानता स्थापित हो जाए। ठीक है बच्चों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई विशेषाधिकारी व्यवस्था का निर्माण करना संविधान निर्माताओं का उद्देश्य नहीं था, न ही आर्टिकल 30 का ऐसा कोई उद्देश्य है। उद्देश्य सिर्फ यह है कि अल्पसंख्यकों को भी मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 30 के अंतर्गत वो भी अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करें और बहुसंख्यकों के समान आ जाएं शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो अधिकार है आर्टिकल 30 के अंतर्गत, यह अधिकार असीमित नहीं है, यानी यह एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं है कि इस अधिकार के अंतर्गत आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्थापित करो, शिक्षण संस्थान स्थापित करो और उसके बाद आप जो है कुछ भी मनमाना व्यवहार करो, ऐसा नहीं है। सरकार जो है वो हस्तक्षेप कर सकती है। यह अधिकार असीमित नहीं है, इसमें कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप प्रशासनिक लेवल पे गड़बड़ियां फैलाओ, इसका अधिकार आपको नहीं है। इस अधिकार में कुशासन का, कुप्रशासन का अधिकार नहीं है।
यानी जो शिक्षण संस्थान आप स्थापित कर रहे हो उसका प्रशासन चलाने में आप स्वायत्त हो, ऑटोनोमस हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप वहां पे कुप्रशासन स्थापित कर दो। ठीक है बच्चों, यह अधिकार इतना भी असीमित नहीं है, इसकी भी सीमाएं हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और बात कही उच्चतम न्यायालय ने, वो ये है कि राज्य द्वारा सहायता उपलब्ध कराए जाने से इन संस्थानों की प्रकृति नहीं बदलती। ठीक है बच्चों, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जो होते हैं उनको जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है उसको लेने से और उसके बाद जो सरकार की तरफ से विनियमन करने के लिए जो हस्तक्षेप होता है उससे इन शिक्षण संस्थाओं की प्रकृति नहीं बदलती, नेचर नहीं बदलती, वो माइनॉरिटी के द्वारा स्थापित और प्रशासित ही कहे जाएंगे। ठीक है बच्चों, सरकार की भूमिका है लेकिन मिनिमम है, न्यूनतम है, कुप्रशासन ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए है। ठीक है बच्चों, राज्य द्वारा सहायता उपलब्ध कराने से इन संस्थानों की नेचर नहीं बदलती, यानी इनकी जो प्रकृति है कि ये अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षण संस्थाएं हैं, ये प्रकृति चेंज नहीं होती। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब बच्चों आते हैं हम संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल पर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा था कि भारत के संविधान का यह अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस आर्टिकल के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा था कि यह आर्टिकल भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बच्चे। रिंका जी ने बताया 32, वेरी गुड। आर्टिकल 32। शिवांगी आर्टिकल 32। एस के गौतम आर्टिकल 32। शिवम आर्टिकल 32। रोशनी 32। नीलाक्षी, शिखा, नूर हसन, शिफानाज आर्टिकल 32। अनुष्का, वेरी गुड बच्चों। एस के गौतम, सभी बच्चे इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बच्चे हैं, सभी पढ़ के आए हैं चैप्टर को। अंकित पाल, राधा, अनुष्का कश्यप। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 32 के बारे में कहा था डॉक्टर अंबेडकर ने कि यह जो है संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है और साथ ही भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है बच्चों, ये तीन बातें उन्होंने कही थी। कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है और कॉन्स्टिट्यूशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 32 को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है बच्चों, संवैधानिक उपचारों का क्या अर्थ है? संवैधानिक उपचारों का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो उसका संवैधानिक उपचार उपलब्ध है। भारत के संविधान के भाग 3 में ही किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हुआ है तो उसका उपचार उपलब्ध है और उपचार भी संवैधानिक उपचार है। और संवैधानिक उपचार करने का अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है बच्चों, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। आप जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो भाग 3 में मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है। मौलिक अधिकारों की घोषणा करता है, यानी फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर कर दिए गए, लिख दिए गए। लेकिन बच्चों, अगर उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का कोई ठोस, मजबूत, प्रभावशाली, सस्ता, त्वरित
मैकेनिज्म ना हो तो फिर उनको लागू किया जाना मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए हमारे संविधान में ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा तंत्र स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होते ही जिस नागरिक का या जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसके पास कुछ रास्ते, कुछ तरीके उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से वो अपने मौलिक अधिकार की रक्षा कर सकता है। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है उसकी शिकायत कर सकता है और उपचार प्राप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो भारत के संविधान में एक तरफ तो मौलिक अधिकारों की घोषणा करी गई, दूसरी तरफ उन्हीं मौलिक अधिकारों को प्रभावशाली बनाने के लिए, उनको लागू करने के लिए एक मशीनरी भी स्थापित करी गई, यानी एक सिस्टम स्थापित किया गया ताकि मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सके। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकारों को लागू कराया जा सके, उनको इंप्लीमेंट कराया जा सके, तभी तो उनका कोई फायदा है ना बच्चों। और इसीलिए क्या किया गया संविधान में कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का जो अधिकार है उसको भी मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है बच्चों, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो क्या किया गया भारत के संविधान में, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार है आर्टिकल 32 और उसको भी मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो इससे पूरा जो मौलिक अधिकारों का सिस्टम है वो बहुत ही प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है बच्चों, और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा ये बात हम कर ही चुके हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान की आत्मा है और संविधान का हृदय है आर्टिकल 32 और भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 32। इसके अलावा इसी बात को यानी आर्टिकल 32 का महत्व और बेहतर तरीके समझने के लिए देखिए कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आर्टिकल 32 जो है वो भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भाग है। ठीक है बच्चों, बेसिक स्ट्रक्चर आप जानते हो 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारत के संविधान के कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद के द्वारा संविधान संशोधन की अपनी शक्ति का प्रयोग करके भी। ठीक है बच्चों, तो वे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हमारे देश का संविधान टिका हुआ है उनको कहा गया था बेसिक स्ट्रक्चर, भारत के संविधान की मौलिक संरचना, और मौलिक संरचना में परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संविधान की जो मौलिक संरचना है उसका भाग है आर्टिकल 32। क्या है बच्चों उसका भाग? आर्टिकल 32 भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग है, यानी कि आप ये समझिए कि इसमें परिवर्तन भी नहीं किया जा सकता। भारत की संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके आर्टिकल 32 में छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं कर सकती है। क्लियर है बच्चों? तो आपने देखा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो कितना महत्वपूर्ण अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने उसकी इतनी खुलकर खुले दिल से तारीफ की। भारत के संविधान की मौलिक संरचना का भाग भी है, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का भाग है, यानी भारत की संसद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करके भी आर्टिकल 32 में परिवर्तन नहीं कर सकती। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसके अलावा आर्टिकल 32 जो है वो अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। संविधानों अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट जाना, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना,
ये अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो ये सभी कॉन्सेप्ट जो है आप समझ चुके हैं। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आर्टिकल 32 कितना ज्यादा महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट है और बाकी मौलिक अधिकारों को लागू करने में, उनको प्रभावी बनाने में आर्टिकल 32 का कितना ज्यादा महत्व है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे का यहां पे? नीलाक्षी जी, राधा, राहुल, रिंका, शालिनी, अंकित। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। शिखा जी, आर्टिकल 32 को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। रिट्स पढ़ेंगे आज, रिटें। अरे ये क्या हो रहा है? रिटें पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 इसके बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है वो गारंटीड है, उसकी गारंटी है। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट जाने का जो अधिकार है अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में, वो अधिकार जो है वो गारंटीड है, उसकी गारंटी है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और यही बात कहता है आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार गारंटीड है, सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार गारंटीड है। ठीक है बच्चों, फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास क्या अथॉरिटी है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय को शक्ति है कि वो आदेश दे, निर्देश जारी करे या रिटें जारी करे और इसके माध्यम से व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें बहाल करे, उनकी रक्षा करे। फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड दे या संस्था को दंड दे। ठीक है बच्चों, और उसके लिए उच्चतम न्यायालय आदेश दे सकता है, निर्देश जारी कर सकता है और रिटें निकाल सकता है। रिटें काफी महत्वपूर्ण है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों आज। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है, भारत की संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो कानून बनाकर किसी दूसरे न्यायालय को आदेश निकालने, निर्देश देने और रिटें जारी करने का शक्ति दे सकती है। ठीक है बच्चों, भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो किसी अन्य न्यायालय को कानून बनाकर ऐसी शक्ति दे सकती है कि वो भी फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आदेश दे सकता है, निर्देश जारी कर सकता है या रिटें निकाल सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन आज तक भारत की संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है जो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय को ऐसी शक्ति देता हो। ठीक है बच्चों, क्लियर है? शिवांगी जी, रिट्स हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ी देर में हम रिट्स ही पढ़ेंगे, कई स्लाइड में काफी टाइम लगेगा उनमें, तब मैं बताऊंगा आपको कि रिट क्या होती है। रिट बेसिकली एक लीगल मैकेनिज्म होता है जिसके माध्यम से न्यायालय अपनी बात को मनवाता है, और रिट निकालने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए, और हाई कोर्ट को भी है फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए। इसके अलावा हाई कोर्ट जो है अन्य मामलों में भी रिटें जारी कर सकता है। ठीक है, आगे हम इस बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आर्टिकल 32 कहता है कि संविधान में अगर कहीं लिखा है तो उसके अलावा आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। यानी आर्टिकल 32 के अंतर्गत कोर्ट जाने का जो फंडामेंटल राइट है उसको स्थगित नहीं किया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता।
चेतन यादव जी हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत नहीं, आर्टिकल 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो यहां पे बात ये निकल के आती है कि अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 359 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय को जाने का जो अधिकार है वो स्थगित किया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। संसद रिट जारी नहीं कर सकता है बच्चों, ऐसे हाइपोथेटिकल प्रश्न नहीं पूछने हैं। आपने कहां पढ़ा कि संसद रिट जारी कर सकता है? संसद को रिट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। संसद कानून बनाकर किसी दूसरे न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता दे सकता है। ठीक है बच्चों, संसद कानून पास करके उस कानून के अंतर्गत किसी दूसरे न्यायालय को, यानी सुप्रीम कोर्ट के इतर किसी दूसरे न्यायालय को रिट जारी करने की अधिकारिता दे सकता है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 359 को समझ लीजिए एक बार, ये काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 359 इसमें कहा गया है कि जब देश में राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू होती है, यानी आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू होती है, तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकार लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के अधिकार को स्थगित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। ठीक है बच्चों, और इसी के अंतर्गत जो है हाई कोर्ट जाने का अधिकार भी सस्पेंड हो जाता है, उसको भी कर सकता है। आर्टिकल 359 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि अगर 352 के अंतर्गत इमरजेंसी लागू है तो राष्ट्रपति 359 के अंतर्गत आदेश निकालकर ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार जो है वो सस्पेंड हो जाता है, वो स्थगित हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत इमरजेंसी लागू है तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 के अंतर्गत यह अधिकार है कि वो ऐसा आदेश निकाल दे कि किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय, किसी भी न्यायालय में जाने का जो अधिकार है वो सस्पेंड, स्थगित कुछ समय के लिए। ठीक है बच्चों, और ऐसे केस में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो अधिकार प्राप्त है कि आप अपना फंडामेंटल राइट्स लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, यह अधिकार भी सस्पेंड हो जाता है, यह अधिकार भी स्थगित हो जाता है। ठीक है बच्चों, प्रतीक्षा शुक्ला जी मैं एक बार और बता देता हूं। देखिए, पहली कंडीशन है कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू है, क्लियर है। अगर 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू है तो राष्ट्रपति को एक शक्ति मिल जाती है, और वो शक्ति मिलती है राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 के अंतर्गत, और उस शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति ऐसा आदेश जारी कर सकता है कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार होता है सामान्य समय के दौरान कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकता है, तो ये अधिकार जो है राष्ट्रपति आदेश निकालकर अनुच्छेद 359 के अंतर्गत ऐसे अधिकार को सस्पेंड कर देता है, स्थगित कर देता है। ऐसे केस में व्यक्ति न तो अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और न ही अपने फंडामेंटल राइट्स लागू कराने के लिए आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही अधिकार जो हैं ये स्थगित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। टोटली सस्पेंड नहीं, कुछ समय के लिए टोटली सस्पेंड। ठीक है बच्चों, उसका एक निश्चित समय होता है, वो हम पढ़ेंगे जब हम इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ेंगे ना, जब हम आपातकाल पढ़ेंगे।
आपातकाल से जुड़ा भारत के संविधान का भाग पढ़ेंगे और आपातकाल से जुड़े हुए सभी अनुच्छेद पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में आपको बताएंगे कि कितने समय के लिए स्थगित होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 32 के बारे में और जान लेते हैं बातें। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 32 जो है उच्चतम न्यायालय को यानी भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक और विस्तृत शक्ति देता है। मौलिक क्यों कहा जा रहा है? मौलिक इसलिए कहा जा रहा है कि नागरिक जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या कोई व्यक्ति जिसको फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है वो उसको लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले हाई कोर्ट जाना होगा, वहां से अपील होके ही वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसी व्यवस्था नहीं है, वो डायरेक्ट जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे में बोला गया है मौलिक शक्ति है ये, मौलिक शक्ति। और विस्तृत शक्ति जो बोला गया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए आदेश निकाल सकता है, निर्देश निकाल सकता है और अनेक प्रकार की रिटें भी जारी कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आदेश भी निकाल सकता है, निर्देश भी जारी कर सकता है और विभिन्न प्रकार की रिटें निकाल सकता है। इसलिए बोला गया है कि यह विस्तृत शक्ति है, विस्तृत शक्ति। और मौलिक शक्ति इसलिए बोला गया क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है नागरिक। क्लियर है बच्चों? तो बात यहां पे यह है कि उच्चतम न्यायालय को मौलिक और विस्तृत शक्तियां हैं। क्लियर है बच्चों? और ये जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो मैकेनिज्म दिया गया है उन लोगों को जिनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिनमें नागरिक शामिल हैं, प्लस कई सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो नागरिक गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है बच्चों, तो फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए ये जो व्यवस्था दी गई है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ये गारंटी है। ठीक है, ये प्रभावशाली व्यवस्था है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, ये त्वरित है, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है, त्वरित है। इसका खर्च भी कम आता है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है। और संक्षिप्त उपचार यानी समरी रेमेडी। ठीक है बच्चों, तो ये सब विशेषताएं हैं इस प्रोसेस की, इस प्रावधान की, कि जिसके फंडामेंटल राइट का वोलेशन हुआ है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ये गारंटी है, ये प्रभावशाली प्रोसेस है, ये त्वरित भी है क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना है, और ये सस्ता भी है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति है बच्चों, ये केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामलों में ही है, केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामलों में ही है, और दूसरे अधिकारों को लागू कराने के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी हमारे संविधान में कई ऐसे अधिकार हैं जो संवैधानिक अधिकार तो हैं लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो ऐसे अधिकारों को या फिर सामान्य कानूनी अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता आर्टिकल 32 के अंतर्गत। यहां पे जो केवल शब्द आप देख रहे हो ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल, केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामलों में ही, केवल फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामलों में ही आर्टिकल 32 जो है वो एक्टिवेट होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिटे जारी कर सकती है केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के मामलों में। ठीक है बच्चों, किसी अन्य अधिकार के मामले में नहीं। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो मौलिक है। मौलिक का मतलब वही है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अनन्य नहीं है, यानी एक्सक्लूसिव नहीं है।
एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, अनन्य नहीं। इसका मतलब यह है कि यह अधिकारिता तो हाईकोर्ट के पास भी है ना, आर्टिकल 226 के अंतर्गत, भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत यही सेम अधिकारिता हाईकोर्ट के पास भी है कि फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए सीधे हाईकोर्ट जाया जा सकता है, आर्टिकल 226 के अंतर्गत। इसी तरह आर्टिकल 32 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता है वो एक्सक्लूसिव अधिकारिता नहीं रही ना, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट के पास भी है। क्लियर है पॉइंट आपको? अनन्य का मतलब होता है एक्सक्लूसिव, यानी किसी एक के पास ही हो, किसी दूसरे के पास ना हो। लेकिन यहां पे ये सेम शक्ति फंडामेंटल राइट्स के केस में हाई कोर्ट के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता जो है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, अनन्य नहीं है। क्लियर है बच्चों? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जाए अपने फंडामेंटल राइट्स के मामले में आर्टिकल 32 के अंतर्गत, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन फिर भी प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा उपचार प्राप्त हो जाता है, होने की संभावना है, तो उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए, उसको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि पहले, यानी सबसे पहले आप हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए, यानी आर्टिकल 226 के अंतर्गत अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए आप पहले हाई कोर्ट जाइए। ठीक है बच्चों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अगर आप जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि आपकी सुनवाई नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, यह आपका फंडामेंटल राइट है। और अगर आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ही उल्लंघन कर देगा आपके फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है बच्चों, तो ऐसा नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। लेकिन फिर भी ये एक सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से संभावना है आपके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा की, तो आप पहले 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जाइए। ठीक है बच्चों, तो ये न्यायिक प्रशासन की सुविधा का मामला है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो है केसेस इतने भी ज्यादा ना बढ़ जाएं कि वहां पे किसी भी केस में जरूरत से ज्यादा समय लगना स्टार्ट हो जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिटें, रिट्स। रिट एक लीगल मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से फंडामेंटल राइट्स लागू करवाता है कोर्ट। ठीक है बच्चों, हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 226 के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट को भी रिटे जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, 32 यानी 32 के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी रिट होती है, किस किस केस में किस किस रिट को जारी किया जाता है, किसके विरुद्ध रिट को जारी किया जाता है, सब हम डिटेल में देखेंगे बच्चों। 5 तरह की रिट की बात करी गई है आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में। ठीक है बच्चों, तो पहली जो रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है बच्चों, नाम इनके आपको याद ही करने होंगे, कोई दूसरी बात नहीं है, याद ही करने होंगे। और नाम से थोड़ा थोड़ा अंदाजा भी लग जाता है कि इस रिट का पर्पस क्या है, ये किसके विरुद्ध जारी की गई है, इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है। ठीक है बच्चों, तो पहली रिट हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हो गई परमादेश, परमादेश, परम आदेश, तीसरी हो गई प्रतिषेध, प्रतिषेध। ठीक है बच्चों, चौथी हो गई अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, और पांचवी हो गई उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ठीक है बच्चों,
वैसे इन रिटों का कोई क्रम नहीं है, ये तो हमने अपनी सुविधा के हिसाब से 1 से 5 इनका क्रम लगा दिया, लेकिन इनका कोई क्रम नहीं है, ये सभी इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है बच्चों। अब रिट जारी करने का अधिकार किस किस न्यायालय को है, इसकी बात तो हम अभी अभी कर ही चुके हैं, फिर से कर लेते हैं कि आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो रिट जारी करे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए, फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा आर्टिकल 226 के अंतर्गत, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट्स, विभिन्न राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनको शक्ति है कि वो, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों को शक्ति है कि वो रिट जारी करे, रिट जारी करने का अधिकार है फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए। हालांकि हाईकोर्ट जो है वो कुछ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है, हाईकोर्ट कुछ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। ठीक है बच्चों। तो रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स को है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकती है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट जारी कर सकती है। ठीक है बच्चों। कुछ टाइम पहले मैंने बात की थी कि भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि संसद विधि के द्वारा किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकती है। लेकिन बच्चों बात महत्वपूर्ण यह है कि संसद ने अपनी इस शक्ति का कभी प्रयोग नहीं किया। संसद ने रिट जारी करने की शक्ति जो है वो किसी भी अन्य न्यायालय को नहीं दी है आज तक। यानी हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति संविधान से ही मिली हुई है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति भी संविधान से ही मिली हुई है। इसके अलावा संसद ने कानून बनाकर आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो शक्ति दी गई है संसद को, उसके अंतर्गत कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति नहीं दी है। यानी संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। और ये जो रिटो का कॉन्सेप्ट है ये कहां से है? ये इंग्लैंड से प्रेरित है, ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है बच्चों। इंग्लैंड के कानून से प्रेरित है। वहां पे विशेषाधिकारी रिटों को जारी किया जाता है, यानी प्रीरोगेटिव रिट्स, प्रीरोगेटिव। इंग्लैंड में एक कानूनी व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जो है वहां पे प्रीरोगेटिव रिट्स जारी की जाती हैं। ठीक है बच्चों। उसी से प्रेरित है भारत की संविधान का ये कॉन्सेप्ट, यानी कि रिट जारी करने का जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन से प्रेरित है। ठीक है बच्चों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जो है रिट अधिकारिता का कंपैरिजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता का कंपैरिजन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों की हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता, इसकी तुलना कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, कंपैरिजन। यहां जो बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट की, तो आर्टिकल कौन सा हो गया? 32। और यहां पे हाई कोर्ट की बात हो रही है तो आर्टिकल हो गया 226। ठीक है बच्चों। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता। शिवांगी जी, अन्य मामलों में रिट जारी कर सकती है, जैसे मौलिक अधिकारों के अलावा जो अधिकार होते हैं, जैसे कोई सामान्य अधिकार, जैसे संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात तो आप जानते हो। तो संपत्ति के अधिकार को लागू करने के मामले में भी अगर हाई कोर्ट चाहे किसी मामले में तो वो रिट जारी कर सकती है। ठीक है बच्चों।
मतलब किसी भी कानून को लागू कराने के लिए किसी भी कानूनी अधिकार या कि ऐसे संवैधानिक अधिकार को जो मौलिक अधिकार नहीं है उनको लागू कराने के लिए भी हाई कोर्ट को शक्ति है कि वो अपनी विवेकाधिकारी शक्ति का प्रयोग करके रिट जारी कर सकती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की और विभिन्न राज्यों की हाई कोर्ट्स की जो रिट अधिकारिता है उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। 3 आधारों पर तुलना की जा सकती है। उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता जो है वो उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है। ये बात वही है जिसकी हमने अभी बात की। सुप्रीम कोर्ट जो है केवल फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकती है। ठीक है बच्चों, लेकिन हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए तो रिट जारी कर सकती है, लेकिन साथ ही अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। और अन्य मामलों में जैसे कि ऐसे संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है बच्चों, या अन्य कोई ऐसा कानूनी अधिकार जिसको लागू कराने के लिए हाई कोर्ट को लगता है कि रिट जारी करना सही मैकेनिज्म है, उचित तरीका है, तो हाई कोर्ट जो है रिट जारी कर सकती है। तो इस सेंस में देखा जाए तो उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता जो है वो ज्यादा विस्तृत है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। ठीक है बच्चों, क्योंकि अन्य मामलों में भी फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के अलावा अन्य मामलों में भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। क्लियर है बच्चों? दूसरा जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो देख लेते हैं। वो कहता है कि उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र है वो अधिक विस्तृत है, यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। रिट जारी करने का अधिकार इस बात पे भी तो डिपेंड करता है कि कोई न्यायालय सिर्फ अपने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र यानी कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ही तो रिट जारी कर सकता है ना बच्चों। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका न्याय क्षेत्र तो पूरा भारत है, तो वो पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए रिट जारी कर सकता है। जबकि विभिन्न राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं वो तो अपने अपने राज्य के राज्य क्षेत्र के लिए ही रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मामला है इसमें तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय का जो क्षेत्र है वो ज्यादा विस्तृत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय तो भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में उपस्थित किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने के मामले में रिट जारी कर सकता है। लेकिन उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो किसी राज्य का उच्च न्यायालय उसी राज्य में रहने वाले लोगों के फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के मामले में रिट जारी कर सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है रिट से संबंधित वो तो निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय का है ना, बड़ा विस्तृत, क्योंकि वो अखिल भारतीय है। क्लियर? तीसरा जो कंपैरिजन है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से मना नहीं कर सकता, जबकि हाईकोर्ट अपनी रिट अधिकारिता का प्रयोग करने से मना कर सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, जबकि आर्टिकल 226 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 32 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो इससे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक संवैधानिक बाध्यता लगाई है। ठीक है बच्चों, लेकिन आर्टिकल 226 जो है वो भारत के संविधान के भाग 3 से तो दूर है, यानी भाग 3 का हिस्सा तो नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आर्टिकल 226 जो है वो फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। तो ऐसे केस में अगर कोई नागरिक या कोई अन्य व्यक्ति जाता है हाई कोर्ट के पास कि मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आप लागू कीजिए और रिट अधिकारिता का इस्तेमाल कीजिए,
तो ये पूरी तरह से हाईकोर्ट के विवेक पर निर्भर है कि वो रिट अधिकारिता का इस्तेमाल करे या न करे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आर्टिकल 226 के अंतर्गत अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू कराना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये तीन आधार पे जो है कंपैरिजन हो जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रिट अधिकारिता का। क्लियर है बच्चों यहां तक? कोई सवाल? अब हम एक एक करके रिटों को पढ़ेंगे बच्चों। 5 रिटें हैं, 5 तरह की रिटें, उन्हें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, ठीक है बच्चों। हिंदी में बोलेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो हैबियस कॉर्पस शब्द है, इसका इंग्लिश में क्या मतलब हुआ? टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। और हिंदी में बोलेंगे कि शरीर को लेकर आओ, शरीर को लेकर आओ। हिंदी में बोला जाएगा शरीर को लेकर आओ, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करो, शरीर को प्रस्तुत करो। किसी व्यक्ति से कहा जा रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को पेश करो कोर्ट के सामने। ठीक है बच्चों? और किसके विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है, यानी किसको कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करो सशरीर? ये कहा जाता है किसी पब्लिक बॉडी को, यानी लोक प्राधिकरण, यानी कोई सरकारी विभाग भी हो सकता है, सरकारी एजेंसी भी हो सकती है, और इसके अलावा किसी निजी व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति को भी बोला जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है बच्चों? अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना रखा है, हिरासत में ले रखा है, तो उस व्यक्ति को भी कह सकता है सुप्रीम कोर्ट की जाइए उस व्यक्ति को सशरीर लेकर आइए जिसको आपने बंद कर रखा है। या फिर सरकार की कोई एजेंसी या विभाग भी हो सकता है, उसको भी बोला जा सकता है कि जाइए फला व्यक्ति को लेकर आइए। ठीक है बच्चों? यानी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, यानी हैबियस कॉर्पस रिट है, ये लोक प्राधिकरण यानी पब्लिक बॉडी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट भी निकाल सकते हैं, और निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी इसको जारी कर सकता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या हुआ फिर? हैबियस कॉर्पस का उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य हुआ मनमानी हिरासत के विरुद्ध। मनमानी हिरासत, भाई हिरासत में ही तो है ना कोई व्यक्ति जिसको छुड़ाना है, तो मनमानी हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, और इसका जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो ये रिट है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है बच्चों? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उद्देश्य क्या है? मनमाने हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, इंडिविजुअल की फ्रीडम सुनिश्चित करना, उसकी लिबर्टी सुनिश्चित करना। ठीक है बच्चों? लेकिन कई ऐसे मामले भी हैं जहां पे ये रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों? कौन कौन से मामले हैं वो देख लेते हैं, कहां पे ये रिट जारी नहीं की जा सकती। जहां हिरासत कानून सम्मत हो यानी जहां किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है लेकिन वो कानूनी तरीके से लिया गया है, तो ऐसे मामले में ये रिट जारी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। अगर मामला अवमानना का है, यानी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसी न्यायालय की अवमानना के मामले में या किसी विधायिका की अवमानना के मामले में किसी व्यक्ति को हिरासत में अगर लिया गया है, तो वहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो जारी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों? तीसरा है कि अगर किसी सक्षम न्यायालय ने ही आदेश दिया है कि व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी सक्षम न्यायालय ने ही ये आदेश पारित करा है
कि व्यक्ति को हिरासत में रखा जाए, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को पेश कराने के लिए रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों। और फोर्थ केस वो है कि हिरासत ऐसे स्थान पर की गई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का न्याय क्षेत्र ही नहीं है, या तो जिस कोर्ट में अपील की गई है उस कोर्ट का, उस उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र ही नहीं है, वो उससे बाहर का मामला है। ठीक है बच्चों। यानी हिरासत अगर संबंधित न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो तो ऐसे में वो न्यायालय जो है वो रिट जारी नहीं कर सकता, ये वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट जारी नहीं कर सकता। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट यानी हैबियस कॉर्प्स, ये जो है लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है कि शरीर लेकर आओ, यानी शरीर पेश करो, प्रस्तुत करो किसी व्यक्ति का। ठीक है बच्चों। टू हैव द बॉडी ऑफ, ये इसका इंग्लिश मीनिंग है। और ये जो रिट है ये किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन यानी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट या किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट जारी की जा सकती है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है। ठीक है बच्चों। और इसका मकसद ये होता है कि उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने बुलाकर उस व्यक्ति को हिरासत में क्यों लिया गया और क्या उस व्यक्ति को हिरासत में लेना कानूनी है, इसकी जांच करना। और अगर उस व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया है या ऐसे व्यक्ति ने बंदी बना लिया है जिसको बंदी बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर न्यायालय उस व्यक्ति को जिसको हिरासत में लिया गया था उसको मुक्त कर देता है, उसको फ्री कर देता है। क्लियर है बच्चों? तो कुल मिला के ये जो रिट है ये जारी की जाती है मनमानी हिरासत के विरुद्ध, आर्बिट्रेरी डिटेंशन के विरुद्ध। ठीक है बच्चों। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी सुनिश्चित करने का उपकरण है ये, बेसिकली इंस्ट्रूमेंट। और ये वे मामले हैं जिन मामलों में ये रिट जारी नहीं की जा सकती। क्लियर है बच्चों आपको ये? चलिए अगली रिट देखते हैं। ये परमादेश रिट, परमादेश रिट, मैंडमस इसको बोला जाता है, मैंडमस। ये भी लैटिन भाषा का शब्द है मैंडमस। और मैंडमस को इंग्लिश में बोलेंगे वी कमांड। वी कमांड यानी हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है बच्चों। किस बात का आदेश दिया जाता है? इस रिट के माध्यम से किस बात का आदेश दिया जाता है? इस रिट के माध्यम से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जारी की जाती है, यानी कि लोक सेवकों यानी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध जारी की जाती है। और उनको आदेश दिया जाता है कि अपना सार्वजनिक कर्तव्य पूरा कीजिए। ठीक है बच्चों। अपना सार्वजनिक कर्तव्य जो आपकी पब्लिक ड्यूटी है उसे पूरी कीजिए, इसका हम आदेश देते हैं आपको। क्योंकि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं तो इससे जो है फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है बच्चों। बच्चों दूसरी रिट पर हम चल रहे हैं, 3 रिट और बाकी हैं, रिट खत्म करेंगे आज। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप फोकस बना के रखिए। परमादेश रिट यानी मैंडमस, इसका अर्थ हुआ आदेश देना। आदेश दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के द्वारा। किसको आदेश दिया जाता है? लोक सेवकों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आदेश दिया जाता है किस बात का? कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी कीजिए, अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन कीजिए। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा पब्लिक ऑफिशियल्स के अलावा किस किस के लिए ये जारी की जाती है? ये किसी पब्लिक बॉडी के अगेंस्ट जारी की जाती है, किसी कॉरपोरेशन के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। ठीक है बच्चों। और कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। और इसके अलावा सरकार के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, सरकार। ठीक है बच्चों। किसी पब्लिक ऑफिशियल के विरुद्ध, किसी पब्लिक बॉडी के विरुद्ध, कॉरपोरेशन के विरुद्ध यानी निगम के विरुद्ध। ठीक है बच्चों।
कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध और सरकार के विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है कि आप अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाइए, अपनी पब्लिक ड्यूटी निभाइए, इसका हम आपको आदेश देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि किसके विरुद्ध ये जारी नहीं की जाती। निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध ये जारी नहीं की जाती। निजी व्यक्ति, प्राइवेट इंडिविजुअल या निजी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। ऐसे मामले जहां विवेकाधीन दायित्व हैं वहां ये जारी नहीं की जाती। यानी कंपलसरी ड्यूटी जहां हो, बाध्यकारी दायित्व, बाध्यकारी सार्वजनिक दायित्व, वहां पर यह जारी की जाती है। ठीक है बच्चों, अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल के विवेक पर कोई कार्य निर्भर है तो विवेकाधीन मामलों में उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो अगर दायित्व जो है वे विवेकाधीन प्रकृति के हैं तो रिट जारी नहीं की जाएगी। ठीक है बच्चों, निजी व्यक्ति और संस्था के विरुद्ध भी रिट जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लागू करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को लागू करने के लिए भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, विभागीय निर्देश को लागू करने के लिए भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध भी ये रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, राष्ट्रपति के विरुद्ध या राज्यपाल के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती तब जबकि वो अपना न्यायिक दायित्व निभा रहा हो, यानी जुडिशियल ड्यूटी कर रहा हो, जुडिशियल कैपेसिटी में अपना काम कर रहा हो। तब अगर वो प्रशासनिक दायित्व निभा रहा है तो उसके विरुद्ध भी ये रिट जारी की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल शिवम जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये भी होता है, ये भी संभव है। सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है न्यायालय, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो परमादेश की जो रिट है यानी मैंडमस की जो रिट है वो निजी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध नहीं जारी कर सकते, विवेकाधीन दायित्वों को लागू कराने के लिए नहीं जारी कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को लागू कराने के लिए नहीं जारी कर सकते, विभागीय निर्देशों को लागू कराने के लिए नहीं जारी कर सकते, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते उस समय जब वो अपना न्यायिक दायित्व निभा रहा हो। क्लियर है बच्चों? तो मैंडमस आपको क्लियर हो गई, परमादेश क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रतिषेध रिट। प्रतिषेध, प्रतिषेध रिट, और इसको बोला गया है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। ठीक है बच्चों, और प्रोहिबिशन जो है वो प्रोहिबिट शब्द से बना है, प्रोहिबिट से, और इसको इंग्लिश में इसका मतलब होगा टू फॉरबिड। टू फॉरबिड हिंदी में बोलेंगे रोकने हेतु, यानी किसी कार्य को रोकने के लिए, किसी प्रोसेस को, किसी प्रक्रिया को रोकने के लिए इसको जारी किया जाता है। ठीक है बच्चों, किसके द्वारा जारी किया जाता है? वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालयों और अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स को जारी किया जाता है। ठीक है बच्चों, कनिष्ठ न्यायालयों को और ट्रिब्यूनल्स को जारी किया जाता है, यानी न्यायिक या अर्ध न्यायिक मामलों में ही इसको जारी किया जाता है, कोर्ट के द्वारा कोर्ट को या कोर्ट के द्वारा ट्रिब्यूनल्स को। क्लियर है बच्चों? यानी यह जो रिट है ये केवल केवल यानी कि ओनली न्यायिक, न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं को ही जारी की जा सकती है, उनके विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। होता क्या है कि अगर कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो, यानी कोई ऐसी कार्रवाई वो कर रहा हो, कोई ऐसी सुनवाई वो कर रहा हो जिसमें वो अपने कार्यक्षेत्र, अपनी अधिकारिता से बाहर जा रहा हो या किसी दूसरे न्यायालय की अधिकारिता में हस्तक्षेप कर रहा हो, तो उसको रोका जाता है वरिष्ठ कोर्ट के द्वारा, वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा। ठीक है बच्चों, उस प्रोसेस को बीच में ही रोक दिया जाता है। ठीक है,
तो ये कुल मिला के जो है ये जूरिसडिक्शनल रिट है। जूरिसडिक्शनल रिट यानी अधिकारिता से संबंधित, अधिकार क्षेत्र से संबंधित। अगर कोई न्यायालय या अर्ध न्यायिक संस्था यानी ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है या किसी दूसरे न्यायालय या ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, उसका अतिक्रमण कर रही है, तो ऐसे में उसको कहा जाएगा कि आप अपने ज्यूरिसडिक्शन को वियोलेट कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है बच्चों, और उस प्रक्रिया को वहीं के वहीं रोक दिया जाएगा। रोकने हेतु उस प्रक्रिया को वहीं रोक दिया जाएगा, इससे पहले कि उस मामले में फाइनल ऑर्डर पास हो। फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले ही उस प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? उस प्रक्रिया को पूरी होने से पहले ही रास्ते में ही रोक दिया जाएगा, बीच में ही। इससे पहले कि वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल अंतिम आदेश जारी करे, उससे पहले ही उसको रोक दिया जाएगा रास्ते में ही। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कि किसके विरुद्ध जारी नहीं की जाती ये रिट। ये रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं की जाती? क्लियर सी बात है, ये सिर्फ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है या तो ट्रिब्यूनल्स के विरुद्ध। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है कि ये प्रशासनिक संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी, किसी विधायी संस्था के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के विरुद्ध जारी नहीं की जाएगी, और न ही किसी प्राइवेट बॉडी के विरुद्ध जारी की जाएगी। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? क्योंकि ये सिर्फ न्यायिक यानी जुडिशियल और अर्ध न्यायिक यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। इसलिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट में नहीं, किसी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट में नहीं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट भी ये जारी नहीं की जा सकती। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे जो रिट है बच्चों वो इसी से संबंधित रिट है। ठीक है, कई सारी सिमिलैरिटीज हैं। जैसे जिनके विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती, अगले वाली जो रिट है जिसका नाम है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण भी उन्हीं संस्थाओं के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं। प्रतिषेध को हमने देखा, प्रतिषेध जो है उत्प्रेषण से मिलती जुलती है, दोनों में कई सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है बच्चों, ये वाले प्रावधान बिल्कुल सेम है प्रतिषेध के और उत्प्रेषण के। ठीक है, ये वाले प्रावधान भी बिल्कुल सेम है प्रतिषेध के और उत्प्रेषण के, और ये वाले प्रावधान भी बिल्कुल सेम है। अंतर सिर्फ एक है, अंतर यह है कि यहां पे प्रतिषेध के केस में प्रोसेस जो है अभी पूरा नहीं हुआ है, प्रोसेस को बीच में रोक दिया जाता है, और जो उत्प्रेषण वाली रिट है उसमें प्रोसेस पूरा हो चुका है। प्रोसेस पूरा होने के बाद फाइनल ऑर्डर आ चुका है, अब उस फाइनल ऑर्डर को जो है नलीफाई किया जाता है उत्प्रेषण रिट के माध्यम से, क्योंकि मामला वहां भी अधिकार क्षेत्र के अतिक्रमण या अधिकार क्षेत्र की अनुपस्थिति का ही है, जैसा कि इस रिट में है। ठीक है बच्चों, तो प्रतिषेध रिट हमने देखी। अब इसी से मिलती जुलती रिट हम देखेंगे अगले वाली, यानी कि उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उत्प्रेषण रिट को देख लेते हैं बच्चों। सर्टियोरारी, सर्टियोरारी इसका अर्थ है टू बी सर्टिफाइड, टू बी सर्टिफाइड या कहें कि टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हम कैसे समझेंगे? देखिए ये प्रावधान सेम है, यानी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालयों को और अधिकरणों को जारी की जाती है, यानी इनके विरुद्ध जारी की जाती है ये रिट। ठीक है बच्चों, सेम प्रावधान इससे पहले वाली रिट में हमने देखे। ये रिट भी केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध जारी की जाती है। यह भी सेम प्रावधान हमने इससे पहले वाली रिट में देखा। ठीक है बच्चों, किसके विरुद्ध ये रिट जारी नहीं की जा सकती? यानी उत्प्रेषण प्रशासनिक संस्था के विरुद्ध, विधायी संस्था के विरुद्ध, निजी व्यक्ति के विरुद्ध और निजी संस्था के विरुद्ध। ये प्रावधान भी बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चों, अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये है कि यहां पे प्रोसेस पूरा हो गया है,
ये भी जूरिसडिक्शनल रिट है, यानी अधिकार क्षेत्र से संबंधित रिट है। ये प्रावधान भी बिल्कुल सेम है। ठीक है बच्चों, डिफरेंस सिर्फ यहां है इस लाइन में। किसी कनिष्ठ न्यायालय या अधिकरण में चल रही प्रक्रिया पूरी हो गई है और अब पता चला है कि वो तो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके उसने ये डिसीजन दे दिया या ये अवार्ड दे दिया। ठीक है बच्चों, तो अब उसको खारिज किया जाना है, उसको कैंसिल, उसको रद्द किया जाना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है, यानी आफ्टर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। कनिष्ठ न्यायालय और अधिकरण के द्वारा फाइनल ऑर्डर आ चुका है, अब उसको रद्द किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे केस में जो है उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा कनिष्ठ न्यायालय के विरुद्ध या किसी अधिकरण के विरुद्ध। क्लियर है बच्चों ये बात आपको? तो ये जो रिटें हमने देखी, अभी उत्प्रेषण देखी और उससे पहले प्रतिषेध देखी, तो इनमें डिफरेंस जो है वो सिर्फ यहां है, इस पोर्शन में। फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले जो रिट जारी की जाती है वो प्रतिषेध कहलाती है, और आफ्टर द फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, फाइनल ऑर्डर आने के बाद जो रिट जारी की जाती है उसे कहा जाता है उत्प्रेषण। इसके अलावा इन दोनों रिटों में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे तो दोनों रिटों को आप एक साथ समझ भी सकते हो और याद भी रख सकते हो। अब हम आते हैं हमारी क्लास की लास्ट स्लाइड पर, अंतिम स्लाइड पर। ठीक है बच्चों, और लास्ट रिट पर, यानी फिफ्थ, ठीक है बच्चों, फिफ्थ स्लाइड पर आते हैं, फिफ्थ रिट पर आते हैं, लास्ट स्लाइड और पांचवी रिट। ठीक है बच्चों, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा इसको बोला जाता है हिंदी में अधिकार प्रच्छा रिट। इंग्लिश में क्या है, तो लैटिन शब्द है को वारंटो। ठीक है बच्चों, लैटिन भाषा में बोला जाएगा को वारंटो, और हिंदी में बोलेंगे अधिकार प्रच्छा। और हिंदी में इसका अर्थ अगर देखें तो वो है कि आपकी नियुक्ति का आधार क्या है, आपकी नियुक्ति जो हुई है उसका आधार क्या है, आपकी नियुक्ति का आधार क्या है, आपकी नियुक्ति का आधार क्या है, आपको किस अथॉरिटी से नियुक्त किया गया है, किस अथॉरिटी ने किस प्रोसेस से आपको अपॉइंट किया है। ठीक है बच्चों, इस रिट का उद्देश्य यह है कि किसी सार्वजनिक पद पर कोई गलत व्यक्ति न बैठ जाए, यानी ऐसा व्यक्ति न बैठ जाए जिसको उस पद पर नियुक्त होने का अधिकार ही न हो। ठीक है बच्चों, यानी किसी लोक पद पर, लोक पद यानी कि संवैधानिक पद हो या तो वैधानिक पद हो, उस पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधानिकता की जांच के लिए यह रिट जारी की जाती है। यानी किसी संवैधानिक पद पर या किसी कानून के अंतर्गत स्थापित किसी वैधानिक पद पर किसी व्यक्ति का दावा है या उसको नियुक्त कर दिया गया है, तो उससे पूछा जाता है कि इस पद पर नियुक्त होने का आपको क्या अधिकार है, क्या आपकी नियुक्ति लीगली जस्टिफाइड है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए अधिकार प्रच्छा यानी अधिकार पूछने के लिए ये रिट जारी की जाती है कि आपकी नियुक्ति का आधार क्या है, स्पष्ट कीजिए कोर्ट के सामने, जस्टिफाई कीजिए। ठीक है बच्चों, किसी लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधानिकता या नियुक्ति की वैधानिकता की जांच के लिए इसे जारी किया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये जो लोकपद है, ये जो लोकपद है जिसकी हमने बात की यहां पे, यानी पब्लिक ऑफिस जो है ये किस तरह का होना चाहिए, ये संविधान के अंतर्गत स्थापित किया गया हो या विधि के अंतर्गत स्थापित किया गया हो, या तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत स्थापित किया गया हो या ये विधि के अंतर्गत स्थापित किया गया हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लोकपद के संदर्भ में ही ये रिट जारी की जाती है। ठीक है बच्चों, और इस रिट की डिमांड कौन कर सकता है, न्यायालय से इस रिट की डिमांड कौन कर सकता है। इसकी डिमांड करने के लिए जरूरी नहीं है कि प्रभावित व्यक्ति जो प्रभावित हुआ है
लोक पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति से जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति ही या प्रभावित व्यक्ति ही इस रिट की मांग करे। ठीक है बच्चों, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो पब्लिक माइंडेड है यानी सार्वजनिक मामलों में रुचि रखता है, सक्रिय रहता है, सार्वजनिक कार्य यानी पब्लिक ड्यूटी निभाने वाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाके इस रिट की डिमांड कर सकता है। ठीक है बच्चों, इस रिट की मांग कर सकता है। जरूरी नहीं कि प्रभावित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति ही मांग करे। पब्लिक स्पिरिटेड कोई भी पर्सन, पब्लिक माइंडेड कोई भी पर्सन यानी सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय या सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति न्यायालय से अधिकार परीक्षा रिट की मांग कर सकता है किसी लोकपद के संबंध में। ठीक है बच्चों, तो यह आपको क्लियर हुआ कि किसी लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधानिकता की जांच के लिए यह रिट जारी की जाती है। तो इसी के साथ बच्चों आपका आर्टिकल 29 हमने देखा, आर्टिकल 30 हमने देखा, आर्टिकल 32 हमने देखा। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 31 आपके संविधान में नहीं है, आर्टिकल 31A है, 31B है, 31C है। इनको हम कल देखेंगे। आज हमने आर्टिकल 32 देखा, उसके महत्व को समझा, उसके अंतर्गत क्या क्या पावर्स हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, उनका कंपैरिजन हमने देखा। ठीक है बच्चों, 5 तरह की रिट जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, उसको हमने देखा, रिटों को हमने समझा, उनका कंपैरिजन भी किया, उनमें सिमिलैरिटीज भी हमने देखी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्लास आपको अच्छी लगी होगी बच्चों। क्लास के बारे में अपनी फीडबैक जो है आप जो है ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा ये जो स्लाइड्स आपको अवेलेबल होती हैं पीडीएफ में रोजगार विद अंकित मोबाइल एप्लीकेशन से, ये डाउनलोड जरूर कीजिए। डाउनलोड करके इनके प्रिंट आउट निकाल के अपने पास मेंटेन करिए, ये आपके लिए बेहद यूजफुल हैं। ठीक है बच्चों, पूरे चैप्टर का ढांचा आपको मिल जाता है इनके माध्यम से और विभिन्न टॉपिकों का ढांचा भी आपको मिल जाता है, जिसके माध्यम से बेटर ये आपके माइंड में फिट होता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों आप सभी को नमस्कार और कल मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।